हेलो एवरीवन। वेलकम टू द शो अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अभी हाल ही में जो NIACL AO का मेंस एग्ज़ाम हुआ है जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके आने वाला जो एग्ज़ाम 26 को है लॉ ऑफिसर स्केल 1 का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एक आइडिया आपको मिल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जीए में पूछे जाएंगे। एक्चुअली जनरल अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों होता है, बैंकिंग भी होता है, तो उसमें ऑल आ जाते हैं। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है, NIACL AO का जो मेंस अभी 4 दिसंबर को हुआ है, ये उसी में अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं हमें, ठीक है, जिन्होंने मुझे सेंड किया है, तो उसमें जितने भी हैं हम उसके हिसाब से आपको से डिस्कस करेंगे और ये बेनिफिट करेगा आपको लॉ ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होना है, उसमें काफ़ी आपका ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी सीट इन राज्यसभा। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन भी आपके बैंकिंग वाले जनरल जनरल अवेयरनेस वाले जो एग्जाम हैं, ठीक है, स्केल 1 का और चाहे कलर का है, PO का है, ठीक है, इन सब में जो जीए आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तक नहीं, हमारे डांस कौन से इंडिया के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डेज कौन से हैं, कौन सा बांध वगैरह है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन भी पूछ ली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके टाइप के भी क्वेश्चन आपके जीए में 100% पूछ लिए जाते हैं। जो अभी 26 का आपको होने वाला है, इसमें भी आपके इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देख लीजिएगा, कहीं आपसे कोई नृत्य पूछा जाएगा, ठीक है, ये नृत्य कहाँ का है, जैसे बिहू कहाँ का है, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कोई पुल पुल पूछ लेगा, हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है, या कुछ भी मतलब इस तरह की फेमस कोई टेम्पल पूछ लेगा कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जीए में एक दो देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर जरूर करिए। तो यहाँ पर जैसे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप भी कमेंट करके बताइए, जो जिन चीज़ों का भी आपको आंसर पता हो उनका आंसर आप लोग फटाफट देते रहिए। तो यहाँ राज्यसभा से संबंधित सबसे पहले आप सीटें समझ लीजिए, कितनी सीटें होती हैं। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए और इसका फटाफट जितनी चीज़ें राज्यसभा के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनको आप बताते रहिए मुझे। तो कितनी सीटें हैं? 250 सीटें इस समय हमारी राज्यसभा में हैं। 250 सीट जो है राज्यसभा में है। अच्छा, अगर राज्यसभा के लिए कोई मेंबर चुनाव लड़ना चाहता तो कितनी उसकी एज होनी चाहिए? तो यहाँ पे होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है, ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप लोगों को ये भी पता है। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसी के संबंधित आप लोकसभा के बारे में याद रखिए, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं टोटल, ये भी आप याद रखिए। और इसी से जुड़ा एक चीज़ और याद रखिए कि अभी जो लोकसभा में सीटें थी कितनी थी, 552 सीटें थी टोटल थी, तो इन दो सीटों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कमेंट में इतना बता दीजिए कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, एंग्लो इंडियन को हटाया गया है। कितना एंग्लो इंडियन होते हैं सब कुछ आपको मालूम है, क्योंकि आप एक लीगल के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ें पता हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कमेंट में कर दीजिए कि किस अमेंडमेंट में ये जो दो सीटें हैं हटाई गई हैं एंग्लो इंडियन वाली, और अब सीटें जो लोकसभा में है 550 हैं, ठीक है, 550 सीटें अब लोकसभा में हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके लिए 25 ईयर्स इनकी एज होती है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जिसमें सीटों की संख्या कितनी थी, 250। और यहाँ पे आप आंसर ये करिएगा कि जो एंग्लो इंडियन की सीट हटाई गई है वो किस अमेंडमेंट में हटाई गई है। और इसी से जुड़ी एक चीज़ आप मुझे आप ये भी बताइए कि जो अभी हाल में ही जो अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, 105 हुआ है, ठीक है, 105 हुआ है। और 105 क्या है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि 105वां जो संविधान संशोधन हुआ है ये कितने नंबर का है, और जो इसके लिए बिल लाया गया था, संविधान संशोधन विधेयक था, वो कितने नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आंसर आप भी करिए, क्योंकि आप लीगल के हैं और आपको ये चीज़ें बिल्कुल पता भी हैं, और नहीं भी पता है तो पता होनी चाहिए, तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आए थे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर इज अ FATF हेडक्वार्टर। FATF का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, एक ये संस्था है और इसका हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो FIACL का एग्जाम था इसमें पूछा गया था। तो ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि FATF ने कुछ कंट्री को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया। जैसे पाकिस्तान तो पहले से था ही, ठीक है, पाकिस्तान पहले से था तो इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और भी उसी के साथ साथ कुछ कंट्री को उसने ग्रे लिस्ट में फिर से डाल दिया है। अच्छा, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट होती है वो क्या होती है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं वीडियो के बीच में या लास्ट तक मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर इसका हुआ है पेरिस में, ठीक है,
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था तो पेरिस है। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और चूंकि ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि न्यूज में इसलिए था, इसने पाकिस्तान के साथ साथ 3 कंट्री और हैं जिनको ग्रे लिस्ट में इसने शामिल किया है। तो पहला है पाकिस्तान, ये भी ध्यान रख लीजिए। फिर है तुर्की, ठीक है। और फिर एक माली और एक है जॉर्डन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन ये पूछे गए थे हेडक्वार्टर के, तो ये पूछा जा सकता है कि ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में कौन से और देश को शामिल कर दिया गया है FATF के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जब भी इसमें कोई चेंजेस या कुछ भी नए एक्ट होते हैं, कोई नया एक्शन होता है FATF के द्वारा, तो उसको जरूर परीक्षा में शामिल किया जाता है, इंक्लूड जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे जो देश हैं, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, पाकिस्तान, ठीक है, तुर्की, माली और जॉर्डन। यहाँ पे ये भी एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट है कि इसकी कैपिटल और करेंसी आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो कैपिटल करेंसी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो कम से कम जो भी लेटेस्ट कंट्री में कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ चीज़ें मतलब एक्टिविटी हुई होंगी, तो उनसे अकॉर्डिंग उसी की करेंसी और उसी का जो भी कैपिटल है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन करके आप अपने मार्क को इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ कर करिए और पढ़िए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पता चल गया है। और इसने किस किस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला है, तो मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ठीक है, माली है, टर्की है, माली है और जॉर्डन है। तो ये हैं 4 कंट्री, ठीक है, जिनको ग्रे लिस्ट में फिर से डाल दिया है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाल ही में अभी इसकी जो बैठक हुई है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है पेरिस में, ठीक है। पेरिस में ही इसकी बैठक हुई है। तो ये भी याद रखिए साथ साथ, जो इसकी बैठक हुई है, ठीक है, जो इसका सम्मेलन हुआ है, यानी जो इसने बैठक में निर्णय लिया होगा, तो वो पेरिस में इनकी बैठक हुई है। देखेंगे, एक है ई अमृत स्कीम बाय नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ई अमृत जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिख गया है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई अमृत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सी जान लीजिए। ये एक वेब पोर्टल है, ठीक है, ये एक वेब पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ये वेब पोर्टल है क्या? ये पोर्टल है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऐसा है कि जो सारी सूचनाएं इस पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ई अमृत के बारे में ये चीज़ रखिए कि ये नीति आयोग के द्वारा है और ये संबंधित किससे है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है, जहाँ पे एक डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ई अमृत वेब पोर्टल से आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, वो अभी जो हमारा सम्मेलन हुआ था ना, COP26 का सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 26 सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो में, ठीक है। ये भी याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जितने भी ये सम्मेलन है ना, COP26 हो गया, G20 हो गया, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आगे आए थे, अभी हम डिस्कस करेंगे। G7 हो गया, संघई हो गया, तो इस तरह के जो भी हो गया, इंडियन सोलर अलायंसेस हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट में बता दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में ही है, बट कहाँ पे है, तो ये भी आप कमेंट बता दीजिए। आपको काफ़ी समय मिल रहा है कमेंट करने के लिए भी। तो COP26 का जो हुआ था ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ पे? यूके में है, ठीक है, ग्लासगो कहाँ पे? यूके में है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये था कि ई अमृत आयोग जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल? ये नीति आयोग के द्वारा। और कहाँ पे इसकी बात की गई थी? COP26 ग्लासगो में बात की गई थी ये। और किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है। एक ऐसा मतलब वन स्टेप प्लेटफॉर्म होगा, डेस्टिनेशन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं वो काफ़ी यहाँ पे रहेंगी, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये है ई अमृत वेब पोर्टल। एक क्वेश्चन था पदमजा चुंद्रू के रिलेटेड था, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं पता है, बट इतना भी पता है अगर, तो इम्पोर्टेंट ये मिल जाएगा कि हमें कि ये किसकी MD CEO है, या पहले किस में ये थी, अब किस में ये काम कर रही हैं। तो इस तरह कुछ अपॉइंटमेंट से जुड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे समझ लीजिए पदमजा चुंद्रू जो हैं, ठीक है, इस भी अभी जो हैं ये हाल ही में, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ MD CEO, ठीक है। MD CEO अपॉइंट किया गया है, MD CEO अपॉइंट किया गया है NSDL का, ठीक है। NSDL का इनको अभी MD और CEO अपॉइंट किया गया है पदमजा चुंद्रू को। और किसका इन्होंने रिप्लेस किया है? किसका रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है GV नागेश्वर राव को, ठीक है, GV
नागेश्वर राव को रिप्लेस किया है, JB नागेश्वर राव को रिप्लेस किया है, और ये MD CEO है NSDL की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अच्छा, इससे पहले थी इंडियन बैंक की, ये इंडियन बैंक की फॉर्मर कह सकते हो MD और CEO पहले थी ये। तो पदमजा चंद्रू का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं पता है, बट जो भी रहा होगा इनके अपॉइंटमेंट से रहा होगा। तो इस समय अभी हाल में है ये NSDL की MD CEO, पहले थी क्या इंडियन बैंक की MD CEO। और इन्होंने जिसकी जगह ली है वो है JB नागेश्वर राव, ये पहले NSDL के क्या थे, MD CEO थे। तो अब जो हैं वो हैं पदमजा चंद्रू, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है पदमजा चंद्रू को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड, यानी एसडी का नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड ये पूरा नाम है, कि MD और CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और उन्होंने NSDL के जो MD और CEO है ना, JB नागेश्वर राव, उनकी जिन्होंने जगह ली है उनको रिप्लेस किया है। और भारत में 2 NSDL हैं, ठीक है, 2 NSDL हैं, जिसको एक कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड और दूसरों को कहते हैं सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड। तो दोनों डिपॉजिटरी ये हमारी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं। और एक की तो ये है NSDL की हैं। तो ये याद रखिएगा, इतना बस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ठीक है। बट इतना याद रखिए कि पदमजा चंद्रू को पूछा गया है, इन्होंने इंडियन बैंक को अभी मतलब छोड़ा है, फॉर्मर रही हैं वहाँ के MD CEO, और अभी इन्होंने ज्वाइन किया NSDL में MD CEO के रूप में। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर पूछा जाता है कितनी डिपॉजिटरी भारत में है, तो 2 हैं टोटल, NSDL और CDSL, बाकी फुल फॉर्म आपको पता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया है और कितने टीचर्स को दिया गया है। तो यूनिक टीचर टोटल 44 है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन या तो पूछा गया किसके द्वारा दिया गया है, ये टोटल कितने लोगों को दिया गया है। तो ये दो में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब पता हो, जिन्होंने दिया हो, NIACL AO का मेंस जिसने दिया है वो हमें यहाँ बता सकता है कि यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था, ऐसा कुछ पूछा गया है, या कितने टोटल टीचर को, जो यूनिक टीचर हैं इंडिया के, उनको अवार्ड दिया गया है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे दोनों में से आप दोनों आंसर याद रखिए कि टोटल 44, इनके नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट टोटल इंडिया के यूनिक 44 टीचर्स हैं जिनको ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है, गिवन बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 होस्ट कंट्री, G20 का जो सम्मेलन हुआ है, G20 होस्ट हुआ है, वो इस बार जो 2021 का है, 2021 का जो G20 हुआ है, इसको होस्ट किसने किया है, किस कंट्री ने होस्ट किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह के जितने भी हमने आपसे बोले हैं, G20 हो गया, ठीक है, G7 हो गया आपका, और संघई का जो SCO वाली बैठक है वो हो गई, FATF की बैठक हो गई, FATF का जो सम्मेलन हो गया, ठीक है, FATF की जो बैठक हो गई, और इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस की जो बैठक हुई है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं शामिल, इनकी बैठक कहाँ पे हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सम्मेलन से चाहे G20 हो, G7 हो, ठीक है, चाहे ये संघई वाला हो, इस तरह का ग्लास्को का हो, जो COP26 अभी मैंने आपको बताया है, COP26, तो इनसे जुड़ा हुआ आगामी जो प्रस्तावित भी हैं, जैसे COP27 कहाँ पे होने वाला है, तो ये भी आप बता दीजिए। COP28 कहाँ पे होने वाला है, ये आप बता दीजिए, ठीक है। COP26 तो मैंने आपको बताया है ग्लास्को में हुआ है और UK में, और 27 कहाँ पे होने वाला, 28 कहाँ पे होने वाला है, ये हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको कमेंट कर दूंगा कि कब इसका दोनों का डेट प्रस्तावित है। तो अभी तो जो पूछ लिए गए हैं वो तो ठीक है, आगामी जो डिसाइड कर दिए गए कि 27 में कॉप सम्मेलन कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 का कॉप सम्मेलन कहाँ पे होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है रोम में, ठीक है, रोम में हुआ है, ये याद रखिएगा। रोम कहाँ पे है, इटली में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इटली में है रोम। तो ये जो हुआ है 2021 का हुआ है। अच्छा, 2022 का भी प्रस्तावित है और 2023 का भी प्रस्तावित है, 2023 का भी प्रस्तावित हो आ गया है, कब कहाँ पे होना है, और 2022 को भी बता दिया गया है। तो 2022 में कहाँ पे होना है, ये होना है इंडोनेशिया में, ठीक है, ये होना है इंडोनेशिया में। कहाँ पे होना है, इंडोनेशिया में। और 2023 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो मेज़बानी वो दी गई है भारत को, इंडिया को दी गई है। 2023 G20 याद कर लीजिए, G20 होस्ट कंट्री 2023 की कौन है, भारत है, यानी इंडिया है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2022 का मैंने आपको बता दिया इंडोनेशिया, और 2021 का कहाँ पे हुआ है, रोम और इटली। तो G20 होस्ट कंट्री से एक क्वेश्चन आपके AOA वाले एग्जाम में आया हुआ था। तो 21, 22, 23 यहाँ पे तीनों कंट्री का में से जो 23 की है और जो 21 की, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी हाल ही में हुई है, और एक जो प्रस्तावित है भारत में 2023 वाला। COP26 का मैंने आपको बताया है, 27, 28 आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए
टू न्यू नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 नेशनल पार्क कौन से छत्तीसगढ़ में हैं? तो न्यूली तो कुछ बना नहीं है, अभी मैंने उनकी वेबसाइट को चेक किया है। 2 टोटल 3 हैं, तो 2 अभी जो लेटेस्ट वाले हैं वो मैं आपको नाम अभी दिखा दे रहा हूँ। बट अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ की जो टूरिज्म वाली वेबसाइट है, तो वहाँ पे कितने जो पार्क दिखाए जा रहे हैं न्यू वाले जो लेटेस्ट हैं। ठीक है, ये कब के हैं ये तो नहीं पता है, बट जो लेटेस्ट पार्क है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तो ये तो नहीं पता है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल तैयार के रखिए, करके रखिए, क्योंकि अगर आपके जो लॉ ऑफिसर में 50 क्वेश्चन आने हैं ना, 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 प्रश्न आएंगे टोटल आपके, तो इसकी में इसमें कम से कम आप 40 प्लस तो रखिए, आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये जितने भी होंगे इसमें से 12 टू 15 क्वेश्चन जो होंगे वो कम से कम आपके स्टैटिक वाले होंगे, जैसे डेज हैं, ठीक है, और डांस है, कोई बांध है, पुल है, कोई पार्क है, कोई टेम्पल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ वेबसाइट चलते हैं टूरिज्म वाली, वहाँ देखते हैं कि कौन से पार्क को वहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं कि जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल पार्क्स इन छत्तीसगढ़, और हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ टाइगर बना हुआ है। और इसमें जो नेशनल पार्क की हम बात करते हैं कितने हैं टोटल, तो टोटल जो है 3 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे तो लिखा हुआ द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क। ठीक है, एक है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क करके है, और यहाँ पे 2 और दिए गए हैं, गुरु घासी दास नेशनल पार्क और कंगेर वैली नेशनल पार्क, ये 2 पार्क और दिए गए हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो है यही गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कंगेर वैली नेशनल पार्क, क्योंकि ये भी लेटेस्ट, ये आज ही की वेबसाइट है, इन्होंने अपडेट किया हो या ना किया हो। तो एक तो इंद्रावती है नेशनल पार्क, द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क, तो आप यही मानकर चलिए, याद रखिए। और एक इंद्रावती भी करके है, ठीक है, तो ये 2 है नेशनल पार्क, इसमें देख लीजिए 2 नेशनल पार्क है, जिसको गुरु घासीदास, एक कंगेर वैली करके है, और इनके पास यहाँ लिखा हुआ है कि द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क, 3 टाइगर रिजर्व, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1 बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे नेशनल पार्क पूछा गया था, तो दो ये नेशनल पार्क आपके सामने लेटेस्ट वाले हैं जो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि संविधान दिवस जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मिनिस्ट्री पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है मिनिस्ट्री है इस दिवस को मनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 डे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो ये इस मंत्रालय के द्वारा संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछ लिए भी जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। क्वेश्चन ये था कि जो आईपीएल है, आईपीएल में 2 अभी नई टीम कौन सी शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट में करके क्वेश्चन बताइए। जो आईपीएल 2021 का हुआ है, ठीक है, आईपीएल 2021 में कौन जीता है, ठीक है, कौन है विनर और कौन है उसका उपविजेता। ठीक है, विजेता और उपविजेता कौन है, ये पहले आप कमेंट में कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और 2 नई जो टीम है, तो पहली तो है लखनऊ, ठीक है, पहली है लखनऊ, और दूसरी है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, पहली है लखनऊ, दूसरा है अहमदाबाद। ये 2 नई टीमें जो हैं आपके आईपीएल में ऐड हुई हैं। अच्छा, लखनऊ का जो अहमदाबाद और लखनऊ की किसने किसने इसको ओन्ड किया है, तो अहमदाबाद को सीवीसी करके, ठीक है, सीबीसी कैपिटल्स करके हैं, सीबीसी कैपिटल्स करके हैं, इन्होंने ओन्ड किया है। और जो लखनऊ को किया है उन्होंने किया है आरपीएसजी ने किया है। ठीक है, आरपीएसजी ग्रुप है ये, इन्होंने लखनऊ को ओन्ड किया है, लखनऊ वाली टीम आईपीएल की है। और सीबीसी कैपिटल्स की जो है वो है अहमदाबाद की। ठीक है, तो ये 2 नई टीम जो है आईपीएल में ऐड हुई हैं। आईपीएल 2021 कहाँ पे हुआ है ये भी याद रखिएगा, और आईपीएल में कौन है विजेता कौन उपविजेता ये भी याद रखिएगा। और 2022 का जो है आईपीएल कहाँ पे प्रस्तावित है ये भी याद रखिए, 2022 वाला आईपीएल कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो हैं यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन सिन्हा जो हैं वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, तो इनका नाम पूछा था। तो इस तरह के जितने भी नाम हैं, जैसे सीबीआई के भी हेड हैं, उनके भी नाम पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें हैं। जैसे अभी संविधान का जो है ना विधि आयोग, ठीक है, विधि आयोग पूछा जाएगा, जैसे विधि आयोग 91वां विधि आयोग है। ठीक है,
तो ये 15वां बनाया गया है। इसके हेड कौन है, कौन है इसके चेयरमैन, ठीक है। तो 15वां विधि आयोग का चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट बताइए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम आपको फोटो दिखा देते हैं जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हैं हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयोग, जिसका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। फुटबॉल की एक सीरीज है जिसको फीफा रैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो फीफा रैंकिंग एक लिस्ट जारी करती है जिसमें रैंकिंग देती है, ठीक है। तो फीफा की जो लिस्ट जारी की गई तो उसमें इंडिया का पूछा गया था कि इंडिया की रैंक कितनी थी। तो इंडिया की रैंक थी 106, ठीक है। 106 रैंक थी इंडिया की। तो ये चीज़ जान लो। पहले रैंक पे कौन था, पहले रैंक पे था बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम पहले फर्स्ट पे था, बेल्जियम। तो बेल्जियम की रैंकिंग फर्स्ट थी और इंडिया की अगर देखिए तो 106 थी। सेकंड पे कौन था, सेकंड पे है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील था सेकंड पे। तो सेकंड तो नहीं पूछते हैं, पहला ही याद रखिए और इंडिया की पोजीशन याद रखिए। 106 नंबर पे भारत और पहले नंबर पे है बेल्जियम। यहाँ पर एक मूवी पूछी गई थी जिसका नाम है कुंजांगल और पूछा गया था ये मूवी किस लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये मूवी थी आपकी तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। तमिल लैंग्वेज में मूवी थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि जो भारत की मूवी गई है ऑस्कर में, नॉमिनेटेड हुई है, ठीक है। अभी ऑस्कर अवार्ड का जारी किया, किस मूवी को ऑस्कर दिया गया है। तो कौन सी भारत की पृष्ठभूमि से वो मूवी को सेलेक्ट किया गया है फॉर ऑस्कर, बट अभी ऑस्कर अवार्ड नहीं दिया गया। तो वो कौन सी मूवी है और किस लैंग्वेज में है, तो इसका जो है आप नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्कर अवार्ड जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक होता है, किसी एक मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है और भारत से हर साल एक दो मूवियाँ नॉमिनेट होती हैं। तो जो मूवी बेस्ट होती है तो उसको मिलता है, तो ठीक है। लेकिन कौन सी मूवी है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। आपके एग्जाम में एक बुक जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक बुक आपके भी एग्जाम में आएगा क्योंकि जीए में हमेशा एक बुक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बुक कोई आएगी जो लेटेस्ट होगी, देख लेना, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी या कोई एक्टर किसी एक्टर ने लिखा होगा या कोई फेमस ऑथर ने किसी राइटर ने लिखा होगा। तो कोई बुक देख लेना। चेतन भगत वाली कौन सी भी लेटेस्ट बुक है ये आप कमेंट में करके बताइए। ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है क्योंकि चेतन भगत काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और उनकी बुक अक्सर ही पूछ ली जाती है। तो लेटेस्ट बुक उनकी कौन सी है ये आप कमेंट में करके बता दीजिए। यहाँ पे पूछा गया था जो रस्किन बॉन्ड है इनकी कौन सी एक बुक हुई है, तो इनकी बुक का नाम ये है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ठीक है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, तो ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। बात हो रही है बुक की, ठीक है। तो बुक से जुड़ी एक और न्यूज है। एक बुक है जिसका नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ, ठीक है। एक बुक है ये एन इनकम्प्लीट लाइफ। ये एक बुक किसकी है, ये किसी की जीवनी पे है। उनका नाम है विजयपत सिंघिया, ठीक है। विजयपत सिंघानिया, ठीक है। विजयपत सिंघानिया नाम है इनका और ये इनकी जीवनी है। इस पे क्या किया है, मुंबई हाई कोर्ट ने इनकी सेल पे रोक लगा दी है। ये उनकी जीवनी है, किसकी है, विजयपत सिंघानिया की जीवनी है। और इस जो इनकी बुक है इसको रोक लगा दी गई, अब ये बुक सेल नहीं होगी। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के हाई कोर्ट ने एक जीवनी है विजयपत सिंघानिया की जिस पर उन्होंने रोक लगा दी है, उसका नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ। यह है विजय सिंघानिया की। एक क्वेश्चन था इम्तियाज़ अली से जुड़ा हुआ, ठीक है। इम्तियाज़ अली को क्या बनाया गया है, तो इम्तियाज़ अली को राजदूत बनाया गया था, ठीक है। कहाँ का बनाया गया था, एक एम्बेसडर बनाया गया था। रूसी फिल्म महोत्सव है, ठीक है। रूसी फिल्म महोत्सव है, इसका एम्बेसडर बनाया गया था किसको, इम्तियाज़ अली को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। अच्छा, अगर आपको पता है तो ये बताइएगा कि रूसी फिल्म महोत्सव जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इम्तियाज़ अली, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एग्ज़ाम के इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए थे और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इस वीडियो को साथ अपने अपने क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई। अगर आपको एग्जाम देने को मिलता तो कितने क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं, ये भी कमेंट में करिएगा। कोई क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।